तो इस तरह एक परिस्थिति को छोड़कर हम दूसरी परिस्थिति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी इस व्यवस्था को परिस्थिति क्रम कहते हैं, यानी स्टेटस सीक्वेंस कहते हैं। समझ गए? ये मर्टन ने बताया है कि व्यक्ति नवीन परिस्थिति प्राप्त होते ही पुरानी परिस्थितियों को त्याग देता है, और इसे मर्टन ने परिस्थिति क्रम कहा है। समझ गए? इसके बाद परिस्थिति संघर्ष की स्थिति आती है। परिस्थिति संघर्ष यानी कि स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, परिस्थिति संघर्ष। ऐसी कई बार स्थिति आती है जब दो व्यक्तियों में संघर्ष व्यक्तिगत न होकर सामूहिक हो। कई बार संघर्ष हमारा व्यक्तिगत होता है और कई बार संघर्ष हमारा सामूहिक होता है। जैसे, तो ऐसी स्थिति को परिस्थिति संघर्ष कहते हैं। जैसे जातीय संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष है, ये व्यक्तिगत न होकर सामूहिक है। इसलिए परिस्थिति संघर्ष में संघर्ष व्यक्तिगत न होकर सामूहिक संघर्ष को परिस्थिति संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टेटस स्ट्रेन, यानी कि परिस्थिति तनाव। परिस्थिति तनाव यह पार्सन्स की अवधारणा, मर्टन की नहीं, पार्सन्स की अवधारणा है। जब एक समाज में एक व्यक्ति की दो भिन्न स्थितियां हों, इससे परिस्थिति तनाव कहते हैं। कई बार हम भी उस स्थिति में होते हैं जब एक समय में एक व्यक्ति की दो भिन्न स्थितियां हों, तो एक परिस्थिति तनाव की स्थिति पैदा होती है। जैसे मान लीजिए एक जज है, जज के रूप में एक पिता है, जज के रूप में एक पिता है, वो अपने पुत्र के खिलाफ कोई फैसला सुनाता है, तो वहां उसकी स्थिति परिस्थिति तनाव की होती है, क्योंकि वहां पर वो दो परिस्थितियों में पिता भी है और जज भी है। इसलिए ऐसी स्थिति को परिस्थिति तनाव कहते हैं, स्टेटस स्ट्रेन कहते हैं। अब हम आते हैं कि हमारी कुछ की स्टेटस होती है। की स्टेटस यानी कि मुख्य परिस्थिति। मुख्य परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति यह है E.T. हिलर की अवधारणा है, और एक व्यक्ति द्वारा धारित की गई सभी परिस्थितियां सामाजिक दृष्टि से समान महत्व की नहीं होती। हम बहुत सारी परिस्थितियां हमारे पास होती हैं जिसमें प्रदत्त और अर्जित सभी होती हैं, लेकिन एक परिस्थिति हमारी मुख्य पहचान होती है। एक परिस्थिति से ही लोग हमको पहचानते हैं, और इस व्यवस्था को कहते हैं कि स्टेटस, यानी कि मुख्य परिस्थिति। तो मुख्य परिस्थिति में मान लीजिए बहुत सारी परिस्थितियां हमें प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति द्वारा धारित की गई सभी परिस्थितियां सामाजिक दृष्टि से समान महत्व की नहीं होती, बल्कि किसी एक ही परिस्थिति द्वारा उसकी पहचान होती है। जैसे एक विधायक, जैसे एक कलेक्टर। समझ रहे हैं आप? वो कहीं भी जाते हैं तो आप यही कहते हैं, साहब विधायक साहब आए, कलेक्टर साहब आए। वो पिता भी हैं, वो पति भी हैं, वो और भी बहुत सारी उनके पास परिस्थितियां हैं, लेकिन उस परिस्थिति से ही, उस पद से ही उनकी पहचान होती है। इसे हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से, इसमें E.T. हिलर ने इसको की स्टेटस के नाम से जाना। की स्टेटस यानी कि मुख्य भूमिका। तो अब हम आते हैं रोल। ये हमने संपूर्ण जो इसकी जानकारी प्राप्त की, ये है स्टेटस। परिस्थिति क्या है, परिस्थिति के प्रकार क्या है, परिस्थिति की आधार क्या है, परिस्थिति का विशेषताएं क्या हैं, और बहुत सारी परिस्थिति के बारे में हमने बात की। अब दूसरा पार्ट इसका है रोल, यानी कि भूमिका। भूमिका के बारे में तो आप समझते हैं कि उन परिस्थितियों के अनुरूप हमें उस पद के अनुरूप काम करना पड़ता है। समाज में उस परिस्थिति के अनुरूप हमें काम करना पड़ता है, और भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग मीड, न्यूकॉम्ब, मेरिनो एवं सर्विन आदि मनोविज्ञानियों द्वारा किया गया। सबसे पहले इन्होंने इसका प्रयोग किया। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है।
समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। परिस्थितियां धारण की जाती हैं, परिस्थितियां धारण की जाती हैं, जबकि भूमिकाएं निर्वाह किया जाता है। समझ गए? परिस्थितियां धारण की जाती हैं वो पद है, जबकि भूमिका का निर्वाह किया जाता है। एक व्यक्ति परिस्थिति धारण करने के कारण जो कार्य करता है उसे ही हम उस पद की भूमिका कहते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? कि प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति धारण करने के कारण जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। जो परिस्थिति प्राप्त करने के कारण वो काम करता है, इसका मतलब है कि ये इस पद का भूमिका निभा रहा है। समझ गए आप? समाजशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य